भारतीय विज्ञान कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद। यह टॉपिक बीए थर्ड ईयर के 6 से सेकंड ऑप्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से दिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग न्यास परिषद के विषय में। न्यास परिषद की रचना। न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह अंग लीग ऑफ नेशन के मैंडेट सिस्टम पर अधिदेश प्रणाली पर आधारित है। सेकेंड वर्ल्ड वार के प्रशासन हेतु इस पद्धति की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 22 में कि ऐसे उपनिवेशों के अधिदेश तथा प्रशासक देश के अधिदेशक शक्ति माना गया। अधिदेशक शक्तियों को यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे इन अधिदेशक क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करें ताकि ये प्रदेश क्षेत्र कल्याण व शासन के योग्य हो सके। 14 कुल अधिदेशक क्षेत्र थे जिनके विकास एवं कल्याण के लिए लीग ऑफ नेशन को उत्तरदायी बनाया गया और इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया। अधिदेश पद्धति 1947 में समाप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अधिदेश पद्धति के अंतर्गत बचे हुए प्रदेशों को 18 अप्रैल 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद के अंतर्गत ले लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन प्रदेशों पर न्यास परिषद एवं महासभा, सुरक्षा परिषद एवं महासभा का नियंत्रण रखा गया। न्यास परिषद राष्ट्र संघ के अधिदेश पद्धति का ही एक नवीन रूप है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 12 के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, न्यास प्रदेशों को जनता के हितों को संवर्धित करना, बिना किसी भेदभाव के मानव कल्याण एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्यास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यास परिषद को एक प्रकार से राष्ट्र संघ के मैंडेट सिस्टम को ज्यों का त्यों ले लिया गया है। उसमें मामूली समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया गया है। चार्टर में न्यास परिषद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 73 से आर्टिकल 91 तक न्यास परिषद के संरचना, कार्य, उद्देश्यों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया। अनुच्छेद 73 में व्यवस्था की गई है कि न्यास प्रदेशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्थिति के विषय में महासचिव को सूचित किया जाए। अनुच्छेद 76 में व्यवस्था की गई है कि न्यास परिषद के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। संरक्षित क्षेत्रों के निवासियों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए कार्य, बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकारों को बनाए रखना, मौलिक स्वतंत्रताओं को बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों से उनके समान व्यवहार को बनाए रखना न्यास परिषद का उद्देश्य निर्धारित किया गया। न्यास परिषद के जो क्षेत्र हैं उन पराधीन क्षेत्रों को औपनिवेशिक जो देश हैं उनको शामिल किया गया। इन क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला इसमें भाग है गैर स्वशासित प्रदेश, इन नॉन सेल्फ गवर्निंग रीजन। ऐसे प्रदेश जो इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड इत्यादि देशों के अधीन थे। संयुक्त राष्ट्र का इन पर कोई विशेष अधिकार नहीं। चार्टर में व्यवस्था की गई कि इन प्रदेशों का शासन करने वालों को समय समय पर महासचिव को सूचना देनी होगी। दूसरे प्रकार के जो क्षेत्र हैं और ट्रस्टी टेरिटरीज रीजन है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार न्यास क्षेत्र या न्यास प्रदेश 3 प्रकार के हैं।
पहला वो प्रदेश जो पहले अधिदेश व्यवस्था के अंतर्गत थे, यानी लीग ऑफ नेशन के सिस्टम में थे, लीग ऑफ नेशन की कोविनेंट के दिन थे, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुश्मन देशों से छीने गए प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो राज्यों द्वारा न्यास प्रणाली को सौंपे गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ट्रस्टीशिप काउंसिल में ये 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत न्यास प्रदेश की एक तालिका के द्वारा आपको समझाया जाएगा। न्यास प्रदेश, प्रशासक राज्य, स्वतंत्र या सेल्फ गवर्नमेंट। पहला न्यास प्रदेश ब्रिटिश टोगोलैंड है, जिस पर इंग्लैंड का नियंत्रण था और 1957 में ये स्वतंत्र हो गया। दूसरा न्यास क्षेत्र सोमालीलैंड है, जिस पर इटली का नियंत्रण था और 1960 में स्वतंत्र हो गया। तीसरा न्यास क्षेत्र फ्रेंच कैमरून है और ये फ्रांस के अधीन था। 1960 में ये क्षेत्र भी स्वतंत्र हो गया। चौथा न्यास क्षेत्र फ्रेंच टोगोलैंड है, जो फ्रांस के अधीन था और 1960 में ये क्षेत्र स्वाधीन। पांचवा न्यास क्षेत्र ब्रिटिश कैमरून है, जो इंग्लैंड के अधीन था और 1961 में स्वतंत्र हो गया। छठा न्यास क्षेत्र टांगानिका है, जो इंग्लैंड के अधीन था और 1961 में स्वतंत्र हो गया। सातवां न्यास क्षेत्र पश्चिमी समोआ है, जो न्यूजीलैंड के अधीन था और 1962 में स्वतंत्र हो गया। आठवां क्षेत्र रुवांडा उरुंडी है, जो बेल्जियम के अधीन था, जो 1962 में स्वतंत्र हो गया। 10वां नौरू द्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया के अधीन है, और 9वां नौरू द्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। 10वां न्यू गिनी, ये भी ऑस्ट्रेलिया के नियंत्रण में है। और 11वां प्रशांत महासागर के द्वीप है, जो अमेरिका के नियंत्रण में। और इन सभी न्यास प्रदेशों को नवंबर 1994 तक सब शासन का अधिकार या स्वतंत्रता मिल चुकी थी। इस परिषद ने नवंबर 1994 को 1 नवंबर 1994 को अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिए, लेकिन न्यास परिषद को जो है इन्होंने पूरी तरह से विघटन नहीं किया, ताकि परिस्थितियों अनुसार इसे क्रियान्वित किया जा सके। हाल ही में न्यास परिषद की भूमंडलीय पर्यावरण एवं संसाधन प्रणाली के उपयोग करने के बारे में प्रस्ताव पेश किया गया। न्यास परिषद की संरचना के विषय में अनुच्छेद 83 में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। न्यास परिषद में मूलतः स्थायी सदस्य शामिल हैं, लेकिन इसमें कुछ मामलों में अस्थायी सदस्यों का भी प्रावधान है। सामरिक महत्व वाले जितने प्रदेश हैं उन पर स्थायी सदस्यों का नियंत्रण स्थापित किया गया। महासभा अन्य सदस्यों को भी इसमें शामिल करने का अधिकार रखती है, जिसका सीधा संबंध न्यास प्रदेशों के प्रशासन से नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यास प्रदेशों का प्रशासन चलाने वाले व सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों में जो न्यास प्रदेशों का प्रशासन नहीं संभालते, इन दोनों के बराबर के सदस्यों की संख्या के समान और सदस्य महासभा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करते हैं। न्यास परिषद के प्रत्येक सदस्य देश अपने एक मनोनीत प्रतिनिधि को परिषद में भेजेगा। ये इसमें व्यवस्था की गई है। न्यास परिषद में मतदान प्रक्रिया का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। चार्टर के अनुच्छेद 89 के अकॉर्डिंग प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। परिषद की बैठकों में निर्णय पूरी तरह से बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और ये उपस्थित एवं मतदान का बहुमत इसमें निर्धारित किया गया है। न्यास परिषद के अपने विधि नियम हैं। रूल रेगुलेशन रिगार्डिंग ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल। चार्टर के आर्टिकल 90 में व्यवस्था की गई है कि न्यास परिषद को अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए विधि नियमों के अनुसार अधिकार दिया गया। न्यास परिषद के अध्यक्ष बैठकों के बारे में, विशेष बैठकों के बारे में न्यास परिषद को पूरी तरह से अधिकृत किया गया है। यानी न्यास परिषद अपनी कार्रवाई के संचालन के लिए विधि नियमों का निर्माण कर सकती है, अध्यक्ष का चयन कर सकती है, बैठकों का समय स्थान चयन कर सकती है। इसके लिए
ट्रस्टीशिप काउंसिल को पूरी तरह से अधिकृत किया गया। न्यास परिषद को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ सहायक अंगों की व्यवस्था करने का अधिकार है। चार्टर के आर्टिकल 91 के अकॉर्डिंग न्यास परिषद को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए सहायक अंगों सब्सिडियरी ऑर्गन्स अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, स्पेशल एजेंसीज से सहयोग लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत किया गया है। न्यास परिषद के कार्यों और शक्तियों का चार्टर के अनुच्छेद 87 और 88 में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। चार्टर के इन अनुच्छेदों में यह व्यवस्था की गई है कि सामान्य प्रकार के न्यास प्रदेशों में महासभा एवं सामरिक महत्व वाले प्रदेशों को सुरक्षा परिषद के अधीन रखा गया। न्यास परिषद के मुख्य कार्यों में पहला कार्य वार्षिक प्रतिवेदन भेजना है। एनुअल रिपोर्ट के बारे में कि चार्टर के आर्टिकल 87 और आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग न्यास प्रदेशों का प्रशासन चलाने वाले देशों को इन क्षेत्रों की सामाजिक समस्याएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, जीवन स्तर एवं आहार स्तर, कला, संस्कृति संबंधी स्टेटस रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार करने को कहा गया और ये रिपोर्ट महासभा एवं सुरक्षा परिषद को भेजी जाती है। सुरक्षा परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य याचिकाओं पर चिंतन करना है। न्यास प्रदेशों के निवासी अपने क्षेत्र से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सूचनाएं या शिकायतों को ट्रस्टीशिप काउंसिल में मौखिक रूप से या लिखित रूप से परिषद को भेज सकते हैं और परिषद को यह अधिकार है कि वह ऐसे आवेदनों पर विचार विमर्श करके इसके समस्या समाधान का प्रयास करे। न्यास परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य निरीक्षक समूह की व्यवस्था करना है, प्रोविजन ऑफ इंस्पेक्शन टीम। चार्टर में ये व्यवस्था की गई है कि न्यास परिषद न्यास क्षेत्रों के निवासियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं की व्यवहारिक स्थिति को जानने एवं उसका समाधान करने के लिए आवेदित क्षेत्रों का निरीक्षण समूह द्वारा मौके पर जाकर के निरीक्षण करने का अधिकार रखती है। यानी ऐसे प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिसमें न्यास परिषद को ये लगता है कि इस क्षेत्र विशेष की विशेष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक समस्याएं, तो न्यास परिषद ऐसे क्षेत्रों में जो है अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन जो ग्रुप है उसको भेजता है और निरीक्षण समूह समस्याग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण करके वहाँ के निवासियों को संयुक्त राष्ट्र के दायित्वों और उद्देश्यों के बारे में अवगत करवाता है। उनकी समस्याओं का व्यवहारिक दृष्टिकोण से समाधान का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में इस परिषद के कार्यों की प्रशंसा करते हुए डैग हैमरशोल्ड ने भी कहा है कि न्यास परिषद का कार्य मानव विकास के लिए एक महान देश है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ डैग हैमरशोल्ड मानते हैं कि न्यास परिषद एक प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। न्यास परिषद का अपनी कुछ अचीवमेंट है, सक्सेस है और सक्सेस में जो महत्वपूर्ण सक्सेस है वो मानव कल्याण एवं विकास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना है। न्यास परिषद के ऐसे क्षेत्रों में नेहरू द्वीप में शारीरिक दंड पर नियंत्रण करना, सोमालीलैंड में महिला मताधिकार की व्यवस्था, ब्रिटिश टोगोलैंड में जनमत संग्रह की व्यवस्था करवाना, प्रशांत द्वीपों में अणु बम विस्फोट पर रोक लगाना, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की जनजातियों की शिकायतें सुनना, समोआ में वहाँ के निवासियों के अधिकारों के लिए शिष्टमंडल को भेजना इत्यादि ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं जो न्यास परिषद के द्वारा किए गए।
न्याय परिषद की सफलताओं उपलब्धियों के बारे में ईसल बर्गर का कहना है कि न्याय परिषद के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्वतंत्रता का चार्टर बन गया। यानी ईसल बर्गर कहते हैं कि न्याय परिषद एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रताओं का परिचायक है। न्याय परिषद के कारण ही जितने भी क्षेत्र पूरी तरह से न्याय क्षेत्रों के रूप में निर्धारित थे, वहाँ के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास के लिए इनका एक बड़ा योगदान है। ऐसे क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने में न्याय परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। न्याय परिषद एक कल्याणकारी अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। न्याय परिषद ने बहुत सारे मानव हित के कार्य किए हैं, मानव कल्याण के कार्य किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवता को बनाए रखने के लिए, मानवता के संरक्षण के लिए न्याय परिषद की भूमिका पूरी तरह से उल्लेखनीय है। लेकिन फिर भी बहुत सारे आलोचक ये मानते हैं कि न्याय परिषद का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था, शायद उसको वो पूरे अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर सका है। न्याय परिषद की अपनी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी आलोचनाएं, जिसमें पहली आलोचना ये है कि ये महासभा और सुरक्षा परिषद के अधीन है, अंडर जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि चार्टर में प्रोविज़न किया गया है, न्याय परिषद को सामान्य प्रकार के प्रदेशों के लिए महासभा व सामरिक क्षेत्र वाले प्रदेश सिक्योरिटी काउंसिल को दिए गए हैं, उनकी सहमति अनिवार्य है। जो जनरल नेचर के टेरिटरीज हैं उनको महासभा की अथॉरिटी दी गई है। तो इससे पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय परिषद जो है वो पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षा परिषद और महासभा के अधीन रहकर कार्य करती है। न्याय परिषद की दूसरी महत्वपूर्ण जो आलोचना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आलोचक मानते हैं कि न्याय परिषद एक कमजोर एवं शक्तिहीन सदन है। न्याय परिषद न्याय क्षेत्रों के प्रशासकों की लापरवाही एवं उदासीनता के प्रति कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी न्याय क्षेत्र हैं वो हमेशा विश्व के बड़े देश, प्रभावशाली देश, पहली दुनिया के देशों के नियंत्रण में रहे हैं। और इसलिए जो है ऐसे राष्ट्रों को निर्देशन देना किसी भी तरह से संभव नहीं था। न्याय परिषद की एक मुख्य जो ड्रॉबैक है, डिफेक्ट्स है, वो पॉलिटिकल डिफेक्शन, राजनीतिक गुटबंदी। न्याय परिषद की महत्वपूर्ण कमजोरी इसके सदस्यों की राजनीतिक गुटबंदी है। सदस्य देश राजनीतिक पक्षपात के आधार पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति को पूरा करने का प्रयास करते हैं। यानी एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कार्य करना चाहिए, उसमें सदस्य राष्ट्र या न्याय परिषद के प्रतिनिधि जो है अपने राष्ट्रीय हितों को मध्य रख करके अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति करते हैं। न्याय परिषद की एक महत्वपूर्ण आलोचना प्रशासक देशों की तानाशाही। न्याय प्रदेशों के प्रशासक राजनीतिक व आर्थिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली है। इनमें प्रमुख रूप से अभी मैंने पीछे बताया था लेक्चर में कि इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इत्यादि ऐसे प्रभावशाली देश हैं जिनको नियंत्रण देना, जिनको निर्देशन पहुंचाना कोई सरल कार्य नहीं है। और इसलिए आलोचक मानते हैं कि न्याय क्षेत्रों के निवासी चाहकर भी अपनी मौलिक स्वतंत्रताओं एवं मानव अधिकारों के प्रति जागरूक होकर प्रशासक देशों की आलोचना नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी न्याय परिषद की आलोचना है। न्याय परिषद की एक बड़ी आलोचना ये है कि सदस्यों की जो संख्या है वो न्यूनतम है, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टी टेरिटरीज है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ के अधिदेश प्रणाली के तहत ही निर्धारित क्षेत्रों को न्याय परिषद में शामिल किया। यानी वही क्षेत्र लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत थे और उन्हीं क्षेत्रों को जो है ज्यों का त्यों यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ले लिया गया। जबकि दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं
जो पराधीन है, जो उपनिवेशक के रूप में है, जो आज भी जो है सेल्फ गवर्नमेंट जहाँ नहीं है। तो इसलिए इस परिषद की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिन पर जो है इस परिषद का ध्यान नहीं गया है। तो आज का हमारा लेक्चर न्यास परिषद क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, न्यास परिषद की संरचना क्या है, न्यास परिषद की कार्यप्रणाली क्या है, न्यास परिषद के सहायक अंग क्या है, न्यास परिषद कौन कौन से कार्य करती है, न्यास परिषद के पास कौन से अधिकार हैं, पराधिकार हैं, न्यास परिषद की शक्तियाँ क्या है, स्थिति क्या है, ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।